Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about death of President of Iran. तो ये जो आर्टिकल है वैसे तो सीधा सीधा मेंस में नहीं आएगा, बट जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी या जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कुछ पासिंग रेफरेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले करंट न्यूज देखते हैं तो हाल फिलहाल में ईरान के प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम राइसी डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो फिर इस ट्रैजिक इंसिडेंट को भारत ने अपना इसके लिए रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए भारत ने कल का दिन 21 मई को स्टेट ऑफ मॉर्निंग डे की तरह ऑब्जर्व किया, मतलब शोक दिवस हमने कल अनाउंस किया हमारी सरकार ने। तो ये सब तरीके होते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस सॉलिडरिटी विद सम अदर कंट्री, ताकि हमारे रिलेशंस मजबूत हों। तो ईरान के साथ अपने संबंध को अच्छा करने के लिए ईरानियन प्रेसिडेंट के डेथ पे हमने शोक दिवस ऑब्जर्व किया। तो ये जो स्टेट ऑफ मॉर्निंग होता है, शोक दिवस, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें की जाती हैं। तो नेशनल ट्राई कलर तिरंगा जो है, इट इज फ्लोन हाफ मास्ट, तो आधे पे ला करके इसको फहराया जाता है इन ऑर्डर टू मार्क रेस्पेक्ट फॉर द लेट ईरानियन प्रेसिडेंट। ऐसा किया गया इन ऑर्डर टू मार्क रेस्पेक्ट फॉर हिम। जब भी ऐसे शोक दिवस मनाया जाता है किसी के भी गुजर जाने पे, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए ऐसा किया जाता है दैट द ट्राई कलर इज फ्लोन हाफ मास्ट। उसके अलावा नो ऑफिशियल इंटरटेनमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब जैसे दूरदर्शन पे या राष्ट्रीय किसी भी चैनल पे, रेडियो या दूरदर्शन पे कोई भी इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं किया गया। तो ऐसे ही शोक दिवस स्टेट ऑफ मॉर्निंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो शोक दिवस है, इट इज ऑब्जर्व्ड अंडर स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसमें जिस तरीके से झंडे को फहराया जाता है हाफ मास्ट, इट इज डन एज पर द गाइडलाइंस अंडर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ मॉर्निंग में जो भी गाइडलाइंस होते हैं वो कौन रिलीज करता है। पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड जो भी नेशनल ट्राई कलर को हाफ मास्ट फहराया जाता है दैट इज एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया जिसमें ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया। वैसे तो सीधा सीधा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार जरा देखते हैं, इससे दो तीन शब्द क्लियर होंगे। थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है, डेमोक्रेसी या रिपब्लिक तो आप जानते ही हैं। तो थियोक्रेसी भी जो थोड़ा देखते हैं और उसके मॉडर्न डे एग्जांपल्स भी देखेंगे थियोक्रेसी के। देखिए, ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी। ईरान अपने आप को कहता तो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब ये नाम में ही थोड़ी सी आपको पैराडॉक्सिकल चीजें दिखेंगी, इनकंसिस्टेंसी दिखेंगी। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द कंट्री, तो वो देश होता है रिपब्लिक। जैसे भारत एक रिपब्लिकन स्टेट है, यूएस एक रिपब्लिकन स्टेट है, क्योंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्फ। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक अपने आप में एक इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो आप रिलीजन की बात कर रहे हैं और रिलीजन में फिर लोग कैसे इलेक्ट करके भेजेंगे रिलीजियस हेड को। तो जब रिलीजन बेसिस बनता है हेड ऑफ द स्टेट चुनने के लिए, तो फिर वैसे स्टेट को कहा जाता है थियोक्रेटिक स्टेट। जो मेडिएवल टाइम में जो भी किंग्स वगैरह हुआ करते थे, दे वुड प्रैक्टिस पावर और दे वुड होल्ड कंट्रोल ऑफ द स्टेट on the basis of their religious supremacy. They would project themselves as light of God. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि सिंस दे वेर एबल टू स्टैब्लिश कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, लाइट ऑफ गॉड, दैट इज वाई वी आर रूलिंग। तो या तो डेमोक्रेसी हो सकती है, डेमोक्रेसी होगी तो फिर वहां पे रिपब्लिकन सिस्टम होगा, या तो फिर रिलीजन बेसिस होगा हेड ऑफ द स्टेट चुनने का। वैसे स्टेट को कहा जाएगा थियोक्रेटिक स्टेट। अब ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नाम में ही थोड़ी इनकंसिस्टेंसी दिखती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपब्लिकन पॉलिटिकल स्टेट होता है वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्फ। उसका अच्छा एग्जांपल है भारत।
Theocratic state where head of the state is not a representative of the people but the one who is chosen by the god. अब ये कैसे इंश्योर कराया जाए कि द पर्सन इज चूजन बाय द गॉड, उसको लेकर के अलग अलग रिचुअल्स या ट्रेडिशंस हैं अलग अलग देशों में। अभी जैसे सऊदी अरबिया कैन बी कंसिडर्ड एज थियोक्रेटिक स्टेट, और वहां पे जो अल साउद फैमिली है जो अभी रूल कर रही है, दे समहाउ हैव बीन एबल टू क्रिएट अ नैरेटिव कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, एंड ऑन दैट नैरेटिव बेसिस दे आर रूलिंग इन सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ थियोक्रेसी। ईरान एक इनकंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट करता है, उसमें थियोक्रेसी भी आपको दिखती है, थोड़ी सी रिपब्लिकन सिस्टम भी दिखती है। उसके अलावा वेटिकन सिटी इज एग्जाम्पल हुज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड इज द पोप। तो वेटिकन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थियोक्रेटिक स्टेट। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान में जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनको कहा जाता है सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर इज द हाईएस्ट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर, ही इज अबोव द प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो अभी जो सैयद इब्राहिम राइसी की डेथ हुई है, आप कह सकते हैं कि ही इज प्रेसिडेंट बट नॉट द टॉप मोस्ट पर्सन, not the head of the state. Head of the state, the highest religious and political leader is known by the name supreme leader. उनका चुनाव कैसे होता है? तो लोग जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट 88 लोगों की एक बॉडी बनाते हैं, चुनते हैं। कॉमन वोटर्स विल elect a body of 88 persons known as experts, religious experts. तो लोग रिलीजन के जो भी धुरंधर लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी 88 लोगों की एक ग्रुप बनाई जाती है, और उनमें से फिर लोग एक इंसान को बनाते हैं सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में ही मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, मीडिया, जस्टिस, मॉस्क मैनेजमेंट, मिलिट्री एंड ऑल। और फिर सुप्रीम लीडर बनाते हैं एक गार्जियन काउंसिल। ये गार्जियन काउंसिल फिर कुछ लोगों को नॉमिनेट करती है, 5-6 लोगों को, कि ये लोग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वो 5-6 लोग फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और वोटर्स उन 5-6 लोगों में से किसी एक को प्रेसिडेंट चुनते हैं। साथ ही साथ वोटर्स पार्लियामेंट में भी अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, और पार्लियामेंट से फिर 22 मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। तो आप कहिए कि एक पूरी तरीके की एक एक हाइब्रिड या खिचड़ी बनी हुई है। थियोक्रेसी भी है क्योंकि ये जो सुप्रीम लीडर है, उनके इलेक्ट होने के पीछे बेसिस है उनका रिलीजियस सुप्रीमेसी। किस ग्राउंड पे किसको चुना जाएगा सुप्रीम लीडर? तो रिलीजियस सुप्रीमेसी, रिलीजन के फील्ड में अगर उनकी एक्सपर्टीज होगी तभी उनको सुप्रीम लीडर की तरह चुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर का जो पोजीशन है वो इंडिकेट करता है थियोक्रेसी के तरफ। प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो इंडिकेट करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तरफ, जो यूएस में है। और फिर पार्लियामेंट और उसके थ्रू जो कैबिनेट में 22 मिनिस्टर्स चुने जाते हैं वो इंडिकेट करता है टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भारत में। तो एक अजीब तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम विच कैन बी कंसिडर्ड एज पार्टली थियोक्रेटिक, पार्टली रिपब्लिकन। थियोक्रेटिक पार्टली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सुप्रीम लीडर है वो वैसे तो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि लोग ही चुन रहे हैं, बट चुनने के पीछे बेसिस है उनका रिलीजियस बैकग्राउंड। इसी कारण से ही कैन बी कंसिडर्ड एज ए थियोक्रेटिक हेड। ठीक है, अभी तक 2 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं ईरान के अंदर। जब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ईरान ने अडॉप्ट किया 1979 के बाद से, जब वहां पे ईरानियन रिवॉल्यूशन आया। उसके पहले एक डिक्टेटर रूल किया करते थे, शाह रेजा पहलवी, उनको हटाया गया और वहां पे लोगों ने रिवोल्ट किया। उस रिवोल्ट को जाना जाता है बाय द नेम इस्लामिक रिपब्लिकन रिवोल्ट ऑफ ईरान। और उसके बाद इस तरीके का सिस्टम आया, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान। तो जो पहले सुप्रीम लीडर बने वो थे आयतुल्ला अली खोमेनी। ही वाज सक्सीडेड बाय आयतुल्ला रोला खोमेनी इन 1989, और 1989 से लेकर के अभी तक देयर इज द सेम पर्सन acting as supreme leader. The president can be considered as subordinate to the supreme leader, क्योंकि सुप्रीम लीडर गार्जियन काउंसिल बनाते हैं, और ये गार्जियन काउंसिल जिनको अलाउ करती है वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये पूरा टॉपिक मैंने इसलिए कराया ताकि आपको थोड़ा सा थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में बता सकूं। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि एग्जैक्टली बताइए ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट आई एक्सप्लेन्ड इट। बाकी आपसे प्रीलिम्स में एट मैक्स इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस application in agriculture. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view.
देखिए, एआई का डेफिनेशन तो कई दफा मैं आपको बता चुका हूं, ये इमेज में पहले भी दिखा चुका हूं। तो उसको एआई के डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए, हम इंसान के दो डायमेंशन होते हैं, फिजिकल डायमेंशन एज वेल एज मेंटल डायमेंशन, मतलब शारीरिक चीजें, और दूसरा सोचने समझने की ताकत। मशीन्स, ज्यादातर जो मशीनें होती हैं वो हमारे फिजिकल लेबर को रिड्यूस कर देती हैं। जैसे कार, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाने की जिम्मेदारी या लेबर को उसने खत्म कर दिया, लेकिन कार को ड्राइव करना, किधर जाना है, कैसे जाना है, वो मेंटल एस्पेक्ट का काम नॉर्मली कार नहीं करती। तो उसने फिजिकल लोड को रिड्यूस कर दिया, बट मेंटल लोड अभी भी हमें लेना पड़ता है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें खुद फैसला करना होता है कि ये वाला रोड लूंगा, फिर ऐसे मुड़ूंगा, फिर वैसे जाऊंगा। तो ज्यादातर मशीनें तो हैं वो हमारे फिजिकल लोड को रिड्यूस करती हैं, बट मेंटल लोड को नहीं कर पाती। लेकिन मॉडर्न टाइम में ऐसी कुछ मशीनें आ रही हैं जो कुछ हद तक हमें मिमिक करती हैं, हमारे इंटेलिजेंस को मिमिक करती हैं, और वो हमारे मेंटल लोड को भी कम कर देती। वैसे मशीनों को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स। फॉर एग्जांपल, ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये एक जगह से दूसरे जगह पे आपने लोकेशन सेट कर दिया, नाउ द कार इटसेल्फ विल मूव, ट्रैकिंग द जीपीएस एंड ऑल। ठीक है। तो आजकल के इस तरह के मशीनों को कहा जाता है एआई टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज मशीन्स ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो क्या है सिंपल सा एआई का डेफिनेशन? कॉन्स्टेलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स मशीन टू एक्ट विथ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड एम्यूलेट ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ सेंस। तो इंसानों जैसा वो काम करता हुआ, सोचता हुआ प्रतीत होता है, दिखता है। कि अगर एक तरीके के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, तो ये स्पीड में मशीन चला दो। बाकी पॉलिएस्टर के कपड़े हैं तो दूसरे तरीके से मशीन चला दो। बट ये सब पहले से उसके अंदर सेटिंग की गई है। इट अपीयर्स लाइक एम्यूलेटिंग ह्यूमन behavior, but in reality it is working on the basis of data that has been already put into it. ठीक है। but yet AI machines reduce our mental load, ये तो बात आप जानते ही हैं। अभी ये जो आर्टिकल आया है आज असम ट्रिब्यून में, अच्छा आर्टिकल है कि एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे किया जा सकता है। सीधा सीधा मेंस में आपसे इस डायरेक्शन में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं एआई का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने का। ड्रोन बेस्ड क्रॉप सर्विलेंस, की कहीं कोई पेस्ट तो नहीं लग गया, तो ये एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल हो सकता है। इस डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्कीम लेकर के आई है भारत सरकार, जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जहां पे रूरल एरियाज में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन ऑपरेट करना और उसको रिपेयर करना सिखाया जा रहा है। इससे विमेन के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी क्रिएट होगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगा, और दूसरा एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रोन का एप्लीकेशन भी बढ़ पाएगा। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स आर कमिंग। फॉर एग्जांपल, महिंद्रा हैज लॉन्च्ड ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स, जिसमें आप बैठे बैठे ही आप हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। कोने में बैठ जाइए और ट्रैक्टर को घुमा दीजिए रिमोट की मदद से। ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम, तो जहां पे जितना पानी चाहिए उतना ही सप्लाई करेगा, जिससे वाटर वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सकता है, वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर किया जा सकता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑफ पेस्ट, डिजीज आउटब्रेक को एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकता है, सीड सिलेक्शन करने में, बेहतर तरीके के सीड को चुनने में एआई का इस्तेमाल हो सकता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव असेसमेंट ऑफ क्रॉप्स थ्रू थर्मल कैमरास। तो इन्हीं ड्रोन्स के ऊपर अगर थर्मल कैमरास लगा दिए जाए तो वो क्रॉप्स का असेसमेंट कर सकता है कि किस एरिया में अच्छे क्रॉप्स पक गए हैं, कहाँ पे अभी पके नहीं हैं। मार्केट का एनालिसिस कर सकता है, फार्मर्स के लिए बेहतर प्राइस प्रेडिक्शन कर सकता है कि किस क्रॉप का बेहतर प्राइस उनको मिल सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, फॉर एग्जांपल, एजी नेक्स्ट टेक एड्स इन क्वालिटी असेसमेंट एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये सब याद रखें, और कुछ कुछ अगर आप टेक्नोलॉजिकल नाम भी याद रख पाए, फॉर एग्जांपल एजी नेक्स्ट टेक एड हेल्प्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप समझते हैं ना, क्रॉप हार्वेस्ट करने से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचने तक लगभग 33% क्रॉप वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है रिजिलियंट या इफेक्टिव नहीं है। कहीं कहीं पे बीच बीच में क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पाता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। जो
जो फूड ग्रेन्स या क्रॉप्स खराब होने वाले होंगे उनको पहले सेल किया जाएगा। एआई पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसमें पेस्ट लग सकता है, उसको पहले बेच दिया जाए। जो थोड़े दिन तक जिनका सेल्फ लाइफ ज़्यादा है उनको बाद में बेचा जाए। इस तरीके से वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सकता है, सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। यही काम करता है एजी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एड। What steps have been taken so far in order to promote AI in agriculture? Niti Aayog has signed an agreement with IBM in order to promote artificial intelligence फॉर फार्मर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता है 118 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है भारत सरकार ने अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जहां पे जो बेसिक डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं वो बैकवर्ड हैं और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, हेल्थ एजुकेशन एंड ऑल। तो वहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो, एग्रीकल्चर में यील्ड बढ़े, इसके लिए नीति आयोग ने आईबीएम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एआई की मदद से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा नीति आयोग ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैशटैग एआई फॉर ऑल। इस तरीके का यह डॉक्यूमेंट है। यह डॉक्यूमेंट जो है इसका मुख्य गोल है, इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई हैं कि कैसे एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। सो ये डॉक्यूमेंट का अगर आप नाम याद रख पाएं, हैशटैग एआई फॉर ऑल, तो आप बोल सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की मदद से नीति आयोग इज ट्राइंग टू प्रमोट यूज ऑफ एआई इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया भारत सरकार ने। एआई की मदद से ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें 5 दिन तक का एडवांस वेदर प्रेडिक्शन किया जाता है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को पहले बता दिया जाता है कि आने वाले टाइम में बारिश हो सकती है, आप अपने क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग अगर कर सकते हैं तो जल्दी कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पे आपको क्या मार्केट प्राइस मिल सकता है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेदर कैसा हो सकता है। तो इस तरीके से किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है जिसको एआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो ऐसा प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि डिफाइन एआई है क्या एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ एआई कैन बी हार्नेस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2024 में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश हुआ है। इसके पहले ये पब्लिश हुआ था 2021 में। इस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की मदद से रैंकिंग पब्लिश की जाती है दुनिया के उन देशों की जो टूरिज्म में काफ़ी अच्छे हैं, जो टूरिस्ट्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो इसमें 5 सब इंडेक्स के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है दुनिया के देशों को। इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, सरकार कितना वहाँ पे सपोर्ट कर रही है, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी कितनी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, डिमांड क्रिएट करने के लिए वहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैसा है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म की सस्टेनेबिलिटी कितनी है। मतलब जैसे कल वेनेजुला को हमने देखा कि अब उसका तो ग्लेशियर एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन था, वही खत्म हो गया, तो उसके ट्रैवल एंड टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी लो है। जो भी उसके मेन अट्रैक्शन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं, उसके बेसिस पर ट्रैवल एंड टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी डिसाइड होती है। तो इन 5 इंडेक्स के बेसिस पे दुनिया को रैंकिंग दी जाती है इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पिछले बार 2021 में पब्लिश हुआ था, अब 2024 में पब्लिश हुआ है। भारत की रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। 2021 वाले इंडेक्स में, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 54, और भारत की रैंक इंप्रूव होकर के हो गई है 39। इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में एंड लो मिडिल इनकम इकोनॉमीज में इंडिया की रैंक बेस्ट है। बट अगर ओवरऑल बात की जाए तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में यूएस इज ऑन द टॉप। अब टूरिज्म सेक्टर पे अगर कोई प्रश्न आए तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और स्कीम्स आपको याद होने चाहिए। तो टूरिज्म सेक्टर जो है भारत की जीडीपी में 5.8% तक कंट्रीब्यूट करता है। हर साल लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व में कंट्रीब्यूट करता है। और पूरे दुनिया भर में अगर टूरिस्ट रिसीट्स की बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे कितने टूरिस्ट जाते हैं, तो भारत के अंदर 1.64% टूरिस्ट आते हैं। ये 3 डेटा काफ़ी है टूरिज्म से संबंधित अगर कोई मेंस में सवाल आता है तो इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए।
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 2015 में। पर्यटन पर्व लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। जब हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो सरकार ने लॉन्च किया पर्यटन पर्व। अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट हेरिटेजेज हैं हमारे देश के, उनको कोई एक प्राइवेट एंटिटी या पब्लिक सेक्टर कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। अडॉप्ट करने के बाद उसका ध्यान रखना, टेक केयर करना, मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी होगी। दिस अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम हैज बीन ब्रॉट अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको पता है कि एज पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन दैट वाज मेड अ लीगल प्रोविजन इन 2013 बाय अमेंडिंग कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट को अमेंड करके सीएसआर एक्टिविटी को एक लीगल प्रोविजन बना दिया गया 2013 में। इसके हिसाब से जो भी कंपनी पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज 5 करोड़ या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, उसको अपने प्रॉफिट का 2% किसी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना, जैसे रोड्स के अराउंड ट्रीज लगाने में, सोशल या पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट बनाने में। तो इसी तरीके से एक और सीएसआर एक्टिविटी ऐड कर दी गई है, अडॉप्ट ए हेरिटेज। अंडर दिस अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, जिसमें एक कंपनी कॉरपोरेट, चाहे वो पब्लिक सेक्टर वाली हो या प्राइवेट सेक्टर की कॉरपोरेट हो, वो एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकती है और उसका मेंटेनेंस करना उसकी जिम्मेदारी होगी। इन कंपनियों को जो हेरिटेजेस को अडॉप्ट करेंगे उनको कहा जाएगा मॉन्यूमेंट मित्र। सो दिस इज द provision of adopt a heritage scheme which has been brought in order to promote tourism in India. उसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरह से भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, सारे जो खर्चे हैं वो भारत सरकार देखेगी। इसमें पूरे देश के अंदर 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप किए गए हैं। 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट। तो कोस्टल एरिया में कोस्टल सर्किट, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट में श्रीमंत शंकर देव, आसाम के अंदर श्रीमंत शंकर देव सर्किट डेवलप किया जा रहा है बाद में, कृष्णा सर्किट इन उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से 15 एरियाज को डेवलप किए जा रहे हैं ऑन द थीम बेस्ड अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। प्रसाद स्कीम, इसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, ये पिलग्रिम साइट्स और रिलीजियस टूरिज्म, पिलग्रिम साइट्स को डेवलप करने में, उनको बेहतर मेंटेन करने में फोकस करेगा, ताकि इसकी मदद से रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और टूरिज्म सेक्टर पे ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन है, काफी सरल सा क्वेश्चन है, आप खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गोरू खूटी प्रोजेक्ट। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये जो गोरू खूटी जो एरिया है, इट इज इन दरान डिस्ट्रिक्ट अंडर सीपाझार तहसील। 2021 में असम सरकार ने एक प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम है गोरू खूटी प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत उस एरिया में कुछ लोगों ने जो इलीगली कुछ लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा था, उसको सरकार ने पहले रिकवर किया बाय फोर्सफुली एविक्टिंग द इलीगल इंक्रोचर्स। तो जिन लोगों ने भी इलीगल तरीके से लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा था, उनको इविक्ट कराया गया, जगह खाली कराई गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लैंड को रिकवर किया और फिर वहां पे गौरव खूटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें 9.6 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे, ऐसा ओवरऑल बजट एलोकेशन किया गया। इस गौरव खूटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो जो लैंड रिकवर किया गया है फ्रॉम इलीगल इंक्रोचर्स, उस लैंड पे एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रमोट की जाएंगी, ताकि लोकल यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। इसके अलावा 134 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाए गए हैं, 5-5, 6-6 यूथ्स को लेकर के टोटल 134 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाए गए हैं, जिनका काम है उस एरिया में अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज करना, पेड़ लगाना। 2000 गिर काउस हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू गोरुखुटी सो दैट वहां पे मिल्क रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट की जा सके। तो अब लगभग 3 साल पूरे होने को आ गए हैं इस गोरुखुटी प्रोजेक्ट को। इट इज प्रूविंग टू बी ए वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑन 3 fronts।
creating local employment opportunities, afforestation, and overall making the area free from illegal encroachment. तो इसी कारण से गौरव खूंटी इज कंसिडर्ड एज अ मॉडल प्रोजेक्ट, और अब शायद से ऐसा हो सकता है कि सरकार इस तरीके के मॉडल प्रोजेक्ट्स को असम के दूसरे हिस्सों में भी इम्प्लीमेंट करे। बट एक चीज रह गई है कि जो फैमिलीज को एविक्ट कराया गया उनको कहीं ना कहीं तो रीसेटल कराना होगा, क्योंकि वो वहां रह रहे थे। ठीक है, उनकी जमीन नहीं थी लेकिन काफी दिनों से रह रहे थे, तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको कहीं ना कहीं रीसेटल कराए। तो अब उसी डायरेक्शन में काम शुरू हो गया है। लगभग 600 या उससे ज्यादा परिवार जिनको एविक्शन ड्राइव में एविक्ट किया गया था और वो अभी टेम्पोररी सेटलमेंट्स में कहीं आसपास में रह रहे थे गोरुखुटू में, अब उनको एक परमानेंट जगह पे सेटल कराने का काम शुरू हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट शिक्षा सेतु ऐप। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। शिक्षा सेतु असम, शिक्षा सेतु अखम, ये एक ऐप है जिसकी मदद से स्कूल के अंदर कितनी अटेंडेंस है, टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लीव एप्लीकेशन अप्रूवल सिस्टम, ये सारी चीजें जो है इस ऐप के थ्रू अब मैनेज की जाएंगी। तो अटेंडेंस ट्रैकिंग, लीव एप्लीकेशन, उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इन द क्लासरूम, बच्चों का परफॉर्मेंस, ये सब कुछ इस शिक्षा सेतु ऐप की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। तो शिक्षा सेतु ऐप की मदद से आसाम सरकार कोशिश कर रही है, आसाम के अंदर ये लाया गया है कि स्कूल लेवल पे एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए, और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है जिसका मेन काम है स्कूल लेवल के एजुकेशन का टेक केयर करना, वो डेटा ड्रिवन पॉलिसीज बनाए। जब आपके पास डेटा होगा कि कहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, किस एरिया में कितने वहां पे बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूल आते हैं, टीचर टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो व्हेन यू विल हैव राइट डेटा then only you will be able to make right decisions। तो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स के बेसिस पे पॉलिसी बना पाए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। दैट इज द गोल ऑफ शिक्षा सेतु ऐप। तो आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा सेतु ऐप है, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड गवर्नेंस इन एजुकेशन सेक्टर। लेकिन इसको लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई है हाल फिलहाल में। ऐसा मानना है लोगों का कि ऐप में जो डेटा है वो ग्राउंड रियलिटी से सिंक नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। अटेंडेंस ऐप में दिखा रहा है 100, बच्चे क्लास में हैं 10, ऐसी कुछ बातें। अटेंडेंस डेटा नॉट इन सिंक विद द ऐप। इश्यूज रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्कूल, जो टैब्स दिए गए हैं वो खराब क्वालिटी के हैं, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है। उसके अलावा टैब्स तो दे दिए गए टीचर्स को ताकि वो डेटा इनपुट कर पाए, लेकिन टैब्स को रिचार्ज करने के लिए, डेटा रिचार्ज करने का अलग से फंड अवेलेबल नहीं कराया गया है। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू शिक्षा सेतु ऐप। और कल प्रश्न था अबाउट द रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। तो आपको पता है दक्षिण गंगोत्री जो है वो अब अबैंडन हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और भारतीय सेंटर ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका सबमर्ज इन 1988, ये भी गलत हो गया। तो टू फंक्शनल्स तो भारतीय और मैत्री हैं, दक्षिण गंगोत्री तो अबैंडन हो चुका है। बोथ आर रॉन्ग। एंड किस जगह पे आप लोग जो हैं वो इवन बायोमास को कलेक्ट भी नहीं कर सकते? आंसर इज नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नेशनल पार्क एरिया में होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।